मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पारा संख्या 35 तक आपको बताने का प्रयास किया था। बहुत सारे मित्रों ने भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लगा। आपके लिखने मात्र से मुझे हिम्मत मिलती है, साहस मिलती है और मैं लिख पाता हूँ और तभी मैं बोल पाता हूँ। मित्रों, इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मैं पारा संख्या 36 से शुरू करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है, अभी अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जिला कैडर में 32,000 से अधिक नियुक्तियाँ की गई। बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023, उसके तहत बीपीएससी के टीआर 1 से लगभग 32,000 नौकरियां दी गई। अब नियोजित शिक्षकों में से विशिष्ट शिक्षकों के रूप में एक कैडर बनाया गया है जो राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, और एक नई कैडर क्या बन गई, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं और जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, वे विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। और जो लोग अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब जो फेल कर जाएंगे, उन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में बरकरार रखा जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के नए कैडर की पोस्टिंग तो हो रही है, लेकिन नियोजित शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। ये विरोधाभास कई लोग पूछ भी रहे हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सर फेल कर जाएंगे, परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा। इसका सिंपल जवाब माननीय उच्च न्यायालय ने पारा 36 में भी लिख दिया है कि आप परीक्षा देंगे, पास करेंगे तो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, नहीं पास करेंगे या नहीं देंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। मित्रों, पारा संख्या 37, राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत लागू होने के बाद पूर्व के किसी भी नियम के तहत नियुक्ति की जा सकती है। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। क्या नया नियम वैधानिक नियम के तहत नियुक्तियों पर रोक लगा सकता है? स्थानीय निकाय नियम 2020 जो करना नहीं चाहता है। राज्य स्कूल सेवा नियम 2023 नियुक्ति की प्रक्रिया को खत्म कर देता है। जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता ने बताया, यह राज्य ही है जहां स्थानीय निकाय शिक्षक 2020 के नियम और नियम 10 के तहत भी चयन की प्रक्रिया शुरू करता है, जो अब बिहार राज्य विद्यालय सेवा नियम 23 के तहत किया जाएगा। मित्रों, पारा नंबर 38 में सबसे महत्वपूर्ण बात कहा गया है, हम निश्चिंत रूप से इस राय के हैं कि कब्जे वाले क्षेत्र के सिद्धांत का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियम पर लागू नहीं होता है। विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षकों का कैडर बनाने के लिए, जिसे कैडर से भी उस कैडर से भी अलग रखा गया है। नियोजित शिक्षक जो स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत कार्यरत हैं, हमें विशेष रूप से यह देखना होगा, एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 के द्वारा 2020 के उक्त नियमों को कोई निरस्त नहीं किया गया है। देखिए, बहुत साधारण सी बात है। माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत सादा माने आम शब्दों में कहा कि नियमावली 2020 जो बना है और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बना, तो 2023 नियमावली शिक्षक नियमावली 2020 को निरस्त नहीं करता है, उसे खत्म नहीं करता है। और जब खत्म ही नहीं होगा तो नियोजित शिक्षक कैसे खत्म हो जाएंगे? नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, क्योंकि उन नियोजित शिक्षकों की निरंतरता के लिए अब भी जीवित रहना होगा जो एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही लिखा है कि जब तक नियोजित शिक्षक बने रहेंगे तब तक यह नियम लागू रहेगा।
पारा 39 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली के नियम 4 के प्रावधान पर ध्यान देना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन 3 प्रयासों के बाद निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर समाप्त करने की समिति की सिफारिश के कारण यह अपने संचालन में असंगत है। मित्रों, जो नियम 4 के अनुसार योग्यता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उन शिक्षकों के लिए लाभकारी यह प्रावधान दक्षता परीक्षा के पूर्व योजना के विपरीत है। आप दक्षता परीक्षा दे करके आप नियोजित शिक्षक 60 साल की आयु तक नौकरी प्राप्त किए हैं। उसमें भी लिखा था कि 3 बार दक्षता देने के बाद अगर आप असफल होते हैं तो आपकी सेवा समाप्त की जाएगी। ये अलग बात है कि किसी की सेवा समाप्त नहीं की गई और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 5 बार सक्षमता परीक्षा हो चुका है और लगभग सारे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात लिख रहा है कि यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपको किसी कीमत पर बर्खास्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय निकाय शिक्षकों को परीक्षा लिखने से परहेज करने की अनुमति देता है। ये जरूरी नहीं है, आप परीक्षा नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यह हैरान कर देता है कि आखिर यह चुनौती क्यों नहीं दी गई। देखिए, असल क्या है कि हम लोग, अब ये विषय थोड़ा विवादास्पद है, इस विषय में हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। मेरा काम सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो है वो पढ़ना है। अगर हम लोग शुरू में ही चले गए होते कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली को ही रद्द किया जाए, इसके किसी धारा से कोई मतलब नहीं है, तो शायद यह नियमावली खत्म हो जाता। लेकिन हम लोग चले गए पारा 4 के परंतु के चक्कर में और परीक्षा दें नहीं दें तो हम लोग बने रहे, इस विषय से विषयांतर हो गए। ये अलग बात है कि इस बात को महाधिवक्ता और अधिवक्ता जो हमारे तरफ से थे, ये दोनों आपस में क्या कर बैठे कि यह नियम ही दूसरे दिशा में चला गया। नहीं तो अगर सही ढंग से अगर कोर्ट को बताया जाता कि नियोजित शिक्षक क्यों परीक्षा दें और ये परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए, तो मामला कुछ और होता। चलिए, जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए बेहतर सेवा शर्त होगी, जो केवल उनकी क्षमता की मान्यता देता है और अर्हता प्राप्त करने में विफल रहते हैं, जहाँ तक परीक्षण का प्रयास करने से इनकार करते हैं, उन्हें भी उनके रोजगार में जारी रखा जाएगा। जो व्यक्ति कह देता है कि हम परीक्षा देंगे ही नहीं, कोई चिंता नहीं। देखिए, एक ही बात को कई पारा में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने लिखा है। पारा नंबर 40 में कम से कम जो अर्हता प्राप्त करते हैं वे समानता के हकदार होंगे। यह उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता जो असफल होते हैं या भाग लेने से इनकार करते हैं। एक कहावत उन्होंने कहा, जो चरनी में कुत्ता वाला रवैया नहीं अपना सकते हैं, वे तब भी समानता का दावा नहीं कर सकते जब वे आयोजित परीक्षा में शामिल होने में असफल हो जाते हैं या उत्तीर्ण नहीं होते हैं। निश्चित तौर पर जो सफल होंगे नहीं या परीक्षा नहीं देंगे, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली की समानता के हकदार नहीं होंगे। हम महान विद्वान महाधिवक्ता की इस दलील को भी मानते हैं कि कई नियोजित शिक्षक 2023 के नियमों के तहत राज्य स्कूल शिक्षकों के रूप में भर्ती में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अन्य जिलों में अपनी पोस्टिंग के कारण शामिल होने से इनकार कर दिया और जो आगे भी नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, यह लाभ उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति लेने से इनकार करते हैं। व्यक्तिगत विकल्प को दिया गया अधिक महत्व पूर्वाग्रह से के सभी आधारों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। दलीलें रिकॉर्ड करते समय हमने देखा कि जो याचिकाकर्ता विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को चुनौती देते हैं, वे नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने से खुश हैं और राज्य स्कूल शिक्षक नियमावली 2023 में दिए गए नई भर्ती को चुनौती नहीं देते हैं। फिर सवाल उठता है कि वे चुनौती क्यों उठाएंगे। अगर उनकी सेवा बरकरार रखी जाती है, वे उन लोगों के खिलाफ काम करेगा जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो आवेदन करने का विकल्प देंगे। मतलब जो परीक्षा देंगे और परीक्षा पास करेंगे और वो जाएंगे
तो उनके लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली काम करेगा। और जो परीक्षा दिए किसी कारण से नहीं ज्वाइन करते हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में शामिल हो, यह उनकी व्यक्तिगत सूची पसंद है। बात सही है। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, यह सोच के न भर रहे हैं कि हमें विशिष्ट शिक्षक बनना है, उनका ये विशेषाधिकार है। वे अगर जाना चाहें तो जाएं और नहीं जाना चाहें नहीं जाएं। पारा 41 में हमें ध्यान देना होगा कि नियम 4 के प्रावधान और प्रावधान के तहत गठित समिति द्वारा अब अनुशासित परिणाम हमारे सामने उत्पन्न चुनौतियों को जन्म देने वाले आधारों में से एक है। बात सही है। यह माना जाता है कि समिति ने सिफारिश की है कि बार बार असफल होने पर स्थानीय शिक्षक नियमावली 2020 को संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि वे असफल नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सके। मित्रों, ये बात माननीय उच्च न्यायालय में लाई गई कि जो शिक्षक बार बार परीक्षा देने में असफल हो रहे हैं, उनकी बर्खास्तगी का कोई नियम लाया जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि दावा किया कि सरकार अंतिम प्राधिकारी है, जिसने महान अधिवक्ता की सलाह के आधार पर विशेष शिक्षक नियमों के तहत गठित समिति ने पहले ही ऐसी सिफारिश पर निर्णय ले लिया है। 2023 केवल योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने में विफलता के आधार पर बर्खास्तगी के ऐसे परिणाम के साथ नियोजित शिक्षकों का दौरा नहीं किया जा सकता। यह भी राय है कि यदि नियोजित शिक्षकों को इस तरह परिणाम होता है तो नियोजित शिक्षकों के लिए उपलब्ध विकल्प के विपरीत होगा। विद्वान महाधिवक्ता इस बात से सहमत हैं कि सरकार को बाध्य नहीं करती इस नियम को लागू करने में। हम मानते हैं घोषणा करते समय नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी के नियम 4 के तहत समिति द्वारा बर्खास्तगी की सिफारिश नहीं की जा सकती है और यह नहीं लागू की जाएगी। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय में इन लोगों ने पूरा दलील दिया कि बार बार शिक्षक अगर असफल होते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने किसी बात को नहीं माना और उन्होंने साफ 4 के परंतु को साफ इनकार कर दिया कि नहीं, शिक्षक एक बार दक्षता पास होके आ चुके हैं, पात्रता परीक्षा पास होके आ चुके हैं, इसलिए इस आधार पर उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय ने फिर पारा नंबर 42 में कब्जे वाले क्षेत्र का सिद्धांत नियम 4 के परंतु तक पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। वैधानिक नियम क्षेत्र पर कब्जा करता है जो विभिन्न नियोजित शिक्षकों का संवर्ग है और अनुच्छेद 309 के तहत लाया गया विशिष्ट शिक्षक नियम एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकता है। अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों में नियोजित शिक्षकों की सेवा को विनियमित करने के लिए एक समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य परीक्षण योग्यता के आधार पर नियोजित शिक्षक संवर्ग में बने किसी अन्य संवर्ग के सेवा शर्तों को विनियमित करना है। इसलिए नियम 4 के प्रावधान को वैधानिक नियम पर अतिक्रमण के रूप में रद्द किया जाता है, जो नियोजित शिक्षकों के संवर्ग की विशेषता वाले क्षेत्र पर कब्जा करता है। मित्रों, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली के 4 के परंतु और 4 ये सबसे घातक प्रावधान हैं। माननीय उच्च न्यायालय को हर पारा में लगभग इसकी चिंता दिखाई दे रही है। सक्षमता परीक्षा देना नहीं देना ये तो आपके बुद्धि और विवेक पर है, लेकिन पास करने नहीं करने पर हटा दिया जाएगा, यह लाइन से माननीय उच्च न्यायालय बहुत खफा थे। उन्होंने इस बात को सीधे कहा स्टक डाउन, यानी डिलीट किया जाता है। इसलिए ये बार बार जो सवाल पूछते हैं कि हम परीक्षा दें नहीं दें, देने के बाद अगर नहीं पास करते हैं या पास करने के बाद नहीं ज्वाइन करते हैं, तो इसका एक ही जवाब है कि आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। मित्रों, 2023 नियमावली के नियम 12 के उक्त नियम के तहत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार को लंबित मामले को 6 महीने के भीतर निपटाने की विशिष्ट शिक्षक नियमावली के
प्रख्यापन से किसी भी नए मामले को स्वीकार नहीं करने का निर्देश उक्त शिकायत निवारण नियम को अक्रियाशील बना दिया है। मित्रों, आप पहले क्या था कि पारा नंबर 43 में कि उक्त नियम के तहत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार को लंबित मामले को 6 महीने के भीतर निपटाने की विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया गया था। उसमें साफ साफ कोर्ट ने कहा कि कोई विशिष्ट निरसन प्रभाव नहीं डाला गया। जिला और राज्य अपीलीय प्राधिकार को किसी भी नए नियम को स्वीकार न करने के निर्देश द्वारा शिकायत निवारण नियमों को गैर कार्यान्वित बना दिया गया, जो स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 और नियोजित संवर्ग पर लागू शिकायत निवारण नियमावली के कब्जे वाले क्षेत्र पर एक निश्चित बाधा होगी। हमें संपूर्ण रूप से विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल निरसन और बचत से संबंधित नियम 12 को अलग रखने की जरूरत है और विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के अन्य भाग बरकरार रहेंगे। असल क्या हुआ कि आपके द्वारा जो पहले पूर्व में शिकायत निवारण नियमावली जो बनी थी उसको भी ये लोग कैंसिल कर दिए, ख़त्म कर दिए, ताकि सीधे विभाग आपकी बात को सुनेगा और निर्णय दे देगा। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, शिकायत निवारण नियम रहेंगे पहले की तरह और वही उसको सुनवाई करेंगे और नियम 12 को स्टक डाउन कर दिया गया। मित्रों, पारा नंबर 44 निवारण नियमों के तहत राज्य जिला अपीलीय प्राधिकार कार्य करना जारी रखेंगे। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं, जहाँ तक नियोजित शिक्षकों का संबंध है नए मामले भी स्वीकार करेंगे। हालांकि विशिष्ट शिक्षकों के संवर्ग में आने वाले व्यक्तियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का संबंध है। विशिष्ट शिक्षक नियम 23 के नियम 11 में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। मित्रों, पारा 45 में विवादित अधिनियम को समग्र रूप से रद्द करने के लिए कब्जे वाले क्षेत्र के सिद्धांत के आवेदन पर विचार करने और खारिज करने के बाद हमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य तर्कों को भी निपटाना होगा। माननीय उच्च न्यायालय कह रहे हैं, याचिकाकर्ताओं के तरफ से वरिष्ठ वकील साफ कह रहे हैं कि एक दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद योग्यता परीक्षा के माध्यम से उन्हें अधिक पूर्वाग्रहित करने का कोई कारण नहीं है। मित्रों, इससे ज़्यादा क्या कह सकता है। पारा नंबर 46 शिक्षक ही हैं जो किसी भी देश के भावी पीढ़ियों को आकार देते हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं दे सकते कि नियोजित शिक्षकों पर योग्यता परीक्षा में बैठने की कोई बाध्यता है, जैसा कि पहले दक्षता परीक्षा में हुआ। बाध्यता नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नियोजित शिक्षकों पर योग्यता परीक्षा में बैठने की कोई बाध्यता नहीं है, जैसा कि पहले दक्षता परीक्षा में हुआ। दक्षता परीक्षा में साफ लिखा हुआ था ना कि आपको 3 बार परीक्षा होगी, जिसमें एक बार में आपको पास करना है। तो उसी तरह से यहाँ भी लिखा हुआ था कि 3 बार परीक्षा होगी और पास करना पड़ेगा। तो जैसा कि तो नियोजित शिक्षक योग्यता परीक्षा में शामिल होने का विकल्प, न शामिल होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में वह विशिष्ट शिक्षकों के कैडर में प्रवास का विशेषाधिकार खो देते हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय निकाय शिक्षक नियमों के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने में सक्षम होंगे। देखिए, ये सवाल बहुत उठता है और बार बार पूछा जाता है कि सक्षमता परीक्षा देंगे नहीं देंगे। तो साफ कह रहा है कि जिस तरह दक्षता परीक्षा पास करके आप आ चुके हैं और वहाँ भी एक बाध्यता थी, तो यहाँ भी ये बाध्यता है कि आप परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन वो तो शीर्षक ही हटा दिया गया। बाद में कोर्ट ने तो फेल करने के बाद साफ लिख दिया कि नहीं, हटाने का कोई नियम ही नहीं है, और ये साफ साफ कह दिया कि हर हाल में आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। याद रखिए मित्रों, इस तरह से आज हम 46 नंबर तक आपको बता चुके हैं। अब 47 नंबर हम जो छोटी सी बात है उसको हम बता देते हैं कि ये साफ लिखा हुआ है कि पिछली सेवा की पूर्ण समाप्ति के संबंध में जहां तक विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के वेतन निर्धारण के मामले में है, यहाँ पर वेतन संरक्षण आपको मिलेगा और नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक रूप में तैनात होने के योग्य होंगे वेतन संरक्षण
30,000 रुपये से प्रवेश वेतन पर तय किया गया है। 25,000 के वेतन सुरक्षा के साथ आगे की वेतन वृद्धि तब नहीं दी जाएगी जब तक कि समय के साथ मूल वेतन 30,000 रुपया या उन शिक्षकों के मामले में असंभव होगा जो अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव में होंगे। मित्रों, ऐसा है कि जो पुराने शिक्षक हैं, माननीय उच्च न्यायालय भी इस बात को समझ रहा है कि आप अभी ज्वाइन करेंगे 30,000 रुपये के आसपास आपको मिलेंगे, और पुराने शिक्षक जो हैं वो अभी 45 से 50,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि आप ये नए, एक तरह से ये कहा हुआ तो नहीं है खुल के, लेकिन नए लोग जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उन्हें वेतन का लाभ भी मिल सकता है, लेकिन पुराने लोग जाएंगे तो उन्हें वेतन में हानि होगी। उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कि उनके लिए कोई, क्योंकि वो कैरियर के अंतिम पड़ाव में हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। मित्रों, आज हम 47 नंबर पारा तक आपको बता पाए। समय हो गया है और ज़्यादा समय लेने से आप लोग को देखने में भी कठिनाई होती है। तो मित्रों, कई हमारे मित्र कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम देना बेस्ट है या नहीं, ये पूछ रही हैं सिद्दीकी साहब। एक सवाल और पूछा जा रहा है रंजीत कुमार जी से, सक्षमता परीक्षा नहीं दें तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। मित्रों, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, और एग्ज़ाम देना या नहीं देना ये आपके बुद्धि और विवेक और आर्थिक पक्ष, समय, कहाँ नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब को देखते हुए आप निर्णय लें। जो बेहतर होगा वो आप खुद निर्णय लें। मेरा काम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को अपनी भाषा में, सरल भाषा में बताने का एकमात्र उद्देश्य है। मित्रों, हर बार मैं एक बात जरूर कहता हूँ, हर बार की तरह, कि मेरे चैनल को, राजनंदन प्रसाद के नाम से मेरा चैनल है, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भी बताएं। आप लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं आगे भी मेरे चैनल को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।